हम पढ़ रहे हैं आर्थिक विकास की समझ पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 विकास के बारे में। इस पाठ के बारे में हम पहले भी कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं। इस प्रश्न को जानने की कोशिश करेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। यह हमसे पूछता है कि विश्व बैंक, जो कि अमेरिका में 1945 में स्थापित किया गया था, यह विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए, अर्थात कि किस देश ने कितना आर्थिक विकास किया है, इस बात का पता लगाने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय के मापदंड का प्रयोग करता है, जो कि हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर है कुल राष्ट्रीय आय को यदि कुल जनसंख्या से भाग कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति औसत आय में प्राप्त हो जाती है। तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय के मापदंड का प्रयोग करता है। इसमें वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उन देशों को समृद्ध देश माना गया है, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है, उनको निम्न आय वाला देश माना गया है। इसकी सीमाएं, इसकी कमियां क्या हैं। पहली है कि यह मापदंड हमें आय के वितरण के बारे में सही जानकारी नहीं देता है। दूसरा, यह मापदंड शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा, दीर्घायु की अपेक्षा केवल आर्थिक मापदंड पर ही ध्यान देता है। इससे अगला प्रश्न है कि विकास मापने का यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि विश्व बैंक जो आर्थिक विकास का वर्गीकरण कर रहा है, उसका मापदंड और यूएनडीपी का मापदंड, ये दोनों किस प्रकार से अलग हैं। तो विश्व बैंक का मापदंड, जैसा कि हमने पढ़ा है, कि प्रति व्यक्ति औसत आय का प्रयोग करता है, जबकि यूएनडीपी जो है वो मानव विकास की गणना के लिए 4 मापदंडों का प्रयोग करता है, जिनमें है लोगों के शिक्षा के स्तर को जानना, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति को जानना, उनकी प्रति व्यक्ति औसत आय के बारे में बताना, और स्कूलों में बच्चों का नामांकन इत्यादि के बारे में जानना। तो यह इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं। विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति की दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ सही तुलना करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। औसत शब्द का प्रयोग, एवरेज का प्रयोग तभी किया जाता है जब हम किसी की तुलना दूसरे के साथ में करते हैं। तो एक देश की स्थिति दूसरे देश की स्थिति के साथ में तुलना करने के लिए हम औसत शब्द का प्रयोग करते हैं। और औसत का प्रयोग करने की सीमाएं, अर्थात उसकी कमियां क्या क्या हैं। पहली कमी है कि यह आय के वितरण के संबंध में सही तस्वीर पेश नहीं करती, मतलब जो इस कि किस देश की कितनी इनकम है उसके बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। दूसरा है कि औसत आय अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के नवीकरण और अनवीकरण दोनों स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। नवीकरण स्रोत जो हैं उनके अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि को शामिल किया जाता है। और अनवीकरणीय स्रोत वो स्रोत हैं जिनके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब से 50 वर्ष बाद क्या संभावनाएं हो सकती हैं। भारत में अब से 50 वर्ष के पश्चात, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या तो बहुत महंगी कीमतों पर विदेशों से इन संसाधनों को आयात करना पड़ेगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा, या फिर भारत को ऊर्जा के नवीकरण संसाधनों के विकास पर अधिक से अधिक बल देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, दानीय विकास हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दानीयता का अर्थ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कि बिना किया जाने वाला विकास दानीय विकास कहलाता है। दानीय विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि वो संसाधन भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो पाए। यदि हम दानीयता की अवधारणा का अवहेलना करते हैं, उसका सही प्रकार से प्रयोग नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में हमारे सामने ऊर्जा का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अभ्यास के प्रश्नों के बारे में पढ़ा।